Unacademy. वेलकम टू अन अकेडमी। माय नेम इज अरविंद सिंह राज पुरोहित और आज हमारे साथ में आए हैं इस साल के रैंक 122 होल्डर शिवानी, जिन्होंने पीएसआईआर ऑप्शनल के साथ में इस बार रैंक 122 अचीव किया है यूपीएससी 2021 के परीक्षा में। तो सबसे पहले शिवानी, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको अपने इस सक्सेस को अचीव करने के लिए एंड वेलकम टू अन अकेडमी। Thank you, sir. Thank you so much. Yes, Shivani, I know you must be feeling very proud, and at the same time, your family and friends are also feeling proud. And similarly, when Unacademy family is feeling proud for your achievement, because even you have been part of Unacademy, uh, uh, and you have done some of the courses also here. तो शिवानी, सबसे पहले मैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी की जर्नी कैसे रही है। तो आप ये अगर हमें थोड़ा सा बता दें तो बच्चों को एक थोड़ा सा अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा। सर, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, तो जर्नी थोड़ी लंबी थी, बट एज सच जैसे मेरा ग्रेजुएशन अमृतसर से हुआ, उसके बाद मैंने 2018 के बाद इसको प्रिपेयर करना शुरू किया था और फिर फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, तो ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है जिसमें फाइनली मुझे रैंक 122 मिली है। अच्छा शिवानी, आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं और कौन कौन से सिटीज में आप रह चुके हैं? सर, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करती हूँ और मेरे पापा की अलग अलग जगह ट्रांसफर हुई है, तो मैंने अपनी पढ़ाई आगरा से देन अमृतसर से कंप्लीट की है और उसके बाद मैं चंडीगढ़ में रही हूँ, फिर अभी मैं पंचकुला में रह रही हूँ, हरियाणा। अच्छा, आपका एक बेसिक ग्रेजुएशन और मास्टर्स अगर आपने किया हो तो किस में किया? सर, मैंने ग्रेजुएशन ही किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया। तो जो मेरा ग्रेजुएशन बीए था उसमें मेजर मेरा पॉलिटिकल साइंस था, उसके अलावा मेरे कुछ सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री भी थे, प्लस सम कंपल्सरी सब्जेक्ट्स इंग्लिश एंड पंजाबी, मुडली पंजाबी वाज देयर। अच्छा शिवानी, आप हमें ये बताएंगी कि आपने जो है वो कैसे अपना प्रिपरेशन किया, एज इन क्या आपने ऐसा किया कि पिछले 2 अटेम्प्ट में जहां पर आपका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन इस बार जो है वो आप ना सिर्फ प्रीलिम्स बट मेंस और इंटरव्यू में भी आपको एकदम बहुत ही फ्लाइंग कलर्स मिले हैं, 184, इट्स अ ह्यूज स्कोर। तो क्या आप इसके बारे में बताएंगे कि आपने एग्जैक्टली कैसे किया है? सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मुझे मतलब अब देखकर लगता है कि आई वाज नॉट दैट वेल प्रिपेयर्ड। उस टाइम तो लग रहा था आई एम प्रिपेयर्ड, आई विल गिव दिस अटेम्प्ट, बट अब लगता है कि आई वाज नॉट दैट वेल प्रिपेयर्ड। सेकंड अटेम्प्ट में आई वाज प्रिपेयर्ड, बट मेरा 5 मार्क्स से रह गया था, सो आई बिलीव इट वाज नॉट द डे फॉर मी, बिकॉज बहुत ही छोटी मिस्टेक हुई कि पॉलिटी के क्वेश्चंस थे एंड आई टर्न दोज पेजेस और मैंने गलत ओएमआर पे मार्क कर दिया। 3 क्वेश्चन गलत मार्क किया और तीनों मुझे आते थे। When I came back, I was like कि इसकी वजह से नहीं होगा, और एक्चुअली वही हुआ। तो I was like prepared at that time. So थर्ड अटेम्प्ट में जो मेजर डिफरेंस आया वो था मॉक्स का, कि प्रीलिम से पहले मैंने काफी ज्यादा मॉक्स दिए थर्ड अटेम्प्ट में, क्योंकि जो वहाँ एंजाइटी मुझे हो रही थी फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में जो मैंने फेस की, मुझे लग रहा था कि मेरी सफिशिएंट मॉक ना देने की वजह से हुई है। तो इस बार का पेपर तो प्रीलिम्स का बहुत ही अजीब था। इट वाज आई फेल्ट इट वाज वेरी टफ देन कंपेयर टू लास्ट 2 अटेम्प्ट्स ऑफ माइन, yet I think that I could make it because I did sufficient mocks this time, so it was a major change. काफी स्टूडेंट्स इसमें नंबर मांगते हैं मॉक के। आई नो कि एग्जैक्ट ऐसे कोई नंबर मैटर नहीं करता है, रादर ये मैटर करता है कि आपने मॉक देने के बाद में क्या उसका एक्सप्लेनेशन ढंग से पढ़ा है, क्या आपने एनालाइज किया है कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, 2 ऑप्शंस में मैं कितना गलत कर रहा हूँ, 3 ऑप्शंस में मैं कितना गलत कर रहा हूँ, जो मुझे नहीं आ रहे हैं उनको कैसे हैंडल कर रहा हूँ। बट स्टिल स्टूडेंट्स एक नंबर मांगते हैं। तो जस्ट एक आपका एक रफ नंबर अगर आपको पता हो कि प्रीलिम्स के पहले आपने कितने मॉक्स दिए थे? मैंने अराउंड 50 मॉक्स दिए थे। अच्छा, और ये मॉक क्योंकि के सर बाद आप उसका एक्सप्लेनेशन भी ढंग से करते थे डिटेल में? यस सर, थर्ड अटेम्प्ट में मेरा ये भी एक मेजर चेंज था कि जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे उनके बारे में मैं शॉर्ट कुछ 1-2 लाइंस में लिख लेती थी अपने पास। अच्छा। क्योंकि लिख लेने से एक बारी जस्ट वो नजर के सामने भी आ जाता है और आप बाद में भी रिवाइज कर सकते हैं उसे, वो क्विक हैंडी आ जाता है।
तो इस बार मैंने वही किया था थर्ड अटेम्प्ट में, जो क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं आ रहे थे या जो क्वेश्चन मैं बार बार गलत कर रही थी किसी भी वजह से, तो उन्हें मैं छोटा सा लिख लेती थी जो 2-4 लाइनों में, ताकि वो मैं बाद में रिवाइज करके करेक्ट कर सकूं। दैट्स रियली ग्रेट। चलिए फिर प्रीलिम्स से हम लोग मुड़ते हैं थोड़ा सा ऑप्शनल की तरफ में, सॉरी मेंस की तरफ में। तो मेंस का प्रिपरेशन आपने कैसे किया और इसमें आंसर राइटिंग कितना इम्पोर्टेंट? सर मेंस का मेरा प्रिपरेशन सिलेबस ओरिएंटेड था। मैंने सिलेबस को प्रिंट आउट निकाला, GS 1 2 3 4 ऑप्शनल का सारा, और टॉपिक वाइज मैंने प्रिपेयर किया। और कुछ टॉपिक्स हैं जो अब के टाइम पे देखकर लगते हैं कि उतने रेलेवेंट नहीं है, तो उनके बारे में थोड़ा सा जस्ट एक नजर के लिए देख लिया कि इन केस आ जाए। और जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं तो उसके लिए करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आजकल GS में स्पेशली करंट अफेयर्स से रिलेटेड काफी चीजें आती हैं। तो उसके लिए मैं एक मैगजीन फॉलो कर रही थी, और डेली करंट अफेयर्स काफी सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल होती हैं, तो वो मैं पढ़ लेती थी। और बाकी जितने GS वाइज देखें तो फिर मैंने हर टॉपिक पे कुछ कुछ प्रिपेयर कर लिया था। ऑल्दो मेरे थोड़े टॉपिक्स रह गए थे, बट जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने सारे कवर किए थे। तो वही मेरी स्ट्रेटेजी थी। फिर आंसर राइटिंग मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं जितना ज्यादा लिख सकूं वो लिखूं, और टाइम लिमिट में, क्योंकि वहां पे बहुत कम टाइम होता है और वो कम टाइम बहुत और ज्यादा शॉर्ट लगता है। जब आप घर पे लिखते हैं तो फिर वो एक अलग एनवायरनमेंट होता है, जब आप वहां लिखते हैं अंडर प्रेशर तो वो डिफरेंट होता है। तो अगर आपने पहले प्रैक्टिस ना किया हो तो फिर वहां कुछ याद नहीं आता, कई बार बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है सिचुएशन की क्या है। सो आप पहले से उसको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करें, तभी वहां पे आपको क्वेश्चन क्विकली समझ आएगा कि आपको इसका एग्जैक्टली क्या आंसर करना है। और वो आंसर राइटिंग बहुत हेल्प करती है फिर एग्जाम में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड इनफैक्ट मेरा तो ये बहुत फर्म मानना है कि यूपीएससी नॉलेज की एग्जाम तो है ही है, लेकिन ये एक पर्सनालिटी चेक करने की भी एग्जाम है। और इवन एक ऐसी एग्जाम है जिसमें आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो टेस्ट किया जाता है। नॉलेज सबके पास में एक थोड़ी पढ़ाई करने के बाद में आ ही जाता है, लेकिन आप मेंस में कैसे टाइम का अपने मैनेज करते हो वो ज़्यादा बहुत क्रूशियल बन जाता है। यस सर, वो पूरी तरह से आपकी एफिशिएंसी चेक करते हैं कि इतने टाइम में सारा लिख कर दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल। शिवानी, आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था, और मैं यस सर। टोटली अनअकैडमी पर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की ही बैचेस लेता हूँ, और मैं यहाँ पर सिखाता भी हूँ। तो मैं जस्ट जानना चाहूँगा कि आपने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस क्यों चूज किया, और उसको प्रिपेयर करने की आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, और इसमें आपने कोई नोट्स वगैरह बनाए क्या? सर पॉलिटिकल साइंस मुझे पहले से काफी पसंद था। स्कूल डेज में SST वगैरह जब हम पढ़ते थे, सिविक्स मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो ग्रेजुएशन में मैंने पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट लिया था, और वो इंटरेस्टिंग इनफ था बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में, इसलिए मैंने उसे फर्दर इस UPSC में भी ऑप्शनल रखा। क्योंकि ऑप्शनल इतना एक्सटेंसिव होता है कि अगर आपका इंटरेस्ट ना हो तो फिर उसे करने में, सस्टेन करने में बहुत डिफिकल्ट होगा। तो ये इंटरेस्ट के बेसिस पे ही मैंने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को चूज किया। प्रिपरेशन के लिए सर मैंने इसमें GS की तरह ही इसके सिलेबस को मैंने निकाला, और एक एक टॉपिक को मैंने कवर किया, क्योंकि मुझे पता था कि GS में फिर भी थोड़ी अनसर्टेनिटी होती है, बट ऑप्शनल मार्क्स अच्छे देते हैं। प्रीवियस ईयर टॉपर सब कहते हैं कि ऑप्शनल आपको मार्क्स देगा, इसलिए आप उसे अच्छे से प्रिपेयर करें। तो मैंने उसके एक एक टॉपिक को प्रिपेयर किया, नेट से सर्च करके। कुछ पहले के नोट्स मेरे पास थे तो वो मैंने लिए, कुछ मार्केट में भी नोट्स हैं तो उनको भी मैंने रेफर किया। तो ओवरऑल एक मैंने सारे सोर्सेज मिलाकर अपने लिए कॉन्साइज नोट्स बनाए थे इसके लिए। और ये तो सर। आपने इसके कंसाइज नोट्स बनाए थे पीएसआर के लिए, बिकॉज रिवाइज करना हैंडी हो जाता है। जी सर। अच्छा अच्छा। और पीएसआर में एक लोगों को ये ऑप्शन लेते समय में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सब्जेक्ट जो है वो काफी डायनेमिक है, और इसमें करंट यस अफेयर्स का बहुत ज्यादा अपने को ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको भी ऐसा कुछ फील हुआ और आपको ऐसा कुछ करना पड़ा क्या? सर, IR पार्ट तो काफी डायनेमिक है, बट IR को GS 2 के लिए भी करना होता है, और अगर हमारा ऑप्शनल PSIR है तो उसमें भी होता है। और IR काफी मुझे पर्सनली इंटरेस्टिंग लगता था कि जो डिफरेंट रिलेशंस हो रहे हैं, डिफरेंट ट्रेड चीज वाली चीजें हो रही हैं, पॉलिटिकल चीजें जो हो रही हैं, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगता था। तो यस, IR डायनेमिक है, बट एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंग भी उतना ही है।
इसमें आपने थिंकर्स वगैरह कितने कोट किए थे और क्या आपने एक्सपर्ट्स के राय वगैरह निकाल के रखी हुई थी जब आंसर आप लिखते थे उस समय में? सर मैंने उस जैसे जो पेपर 1 पार्ट 1 है उसमें तो थिंकर्स काफी ज्यादा हैं, तो मैंने कोशिश की थी याद रखने की। जैसे जो थिंकर्स हैं जब उनका पार्ट कर रही थी तो मैंने ट्राई किया था कि 2-3 कोट्स सबके मैं याद रखूं जो वैसे वाले हैं जो इजीली आंसर में आ जाएं और मुझे याद भी रहे, वैसे कोट्स मैंने याद किए थे। प्लस जो ओवरऑल है तो मैंने ट्राई किया था कि थिंकर्स मुझे याद रहे, उनकी बुक्स याद रहे, कुछ 1 या 2 बुक्स याद रहे जो मैं कोट कर सकूं वहां पे। आईआर के लिए जो क्योंकि बहुत डायनेमिक है तो उसके लिए न्यूज़पेपर से मैं पिक करती थी जो कुछ फेमस थिंकर्स हैं और जो आईआर के लिए लिखते हैं, जो एनालिस्ट वगैरह हैं, सी राजा मोहन है, हर्ष पंत है, तो उनके मैं एक दो लाइंस उठाकर रखती थी डिफरेंट कंट्रीज के रिलेशंस के लिए, ताकि उसको मैं आईआर वाले पार्ट में कोट कर सकूं। मैं सिंस एज आई सेड कि मैं पीएसआर का टीचर हूँ, तो मैं थोड़ा सा और इसके डीप में जाना पसंद करूंगा ताकि जो पीएसआर के स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी बेनिफिट मिले इसका, बिकॉज आपके पीएसआर में मार्क्स भी काफ़ी अच्छे हैं। पेपर 1 में 136, पेपर 2 में 132, मतलब ऑलमोस्ट 268 आपके मार्क्स हैं। तो इसमें मैं और जानना चाहूंगा कि जब आप पीएसआर का कोई भी एक क्वेश्चन का अगर आप आंसर लिखते थे तो उसको आप कौन से फॉर्मेट में लिखते थे? क्या आपने मेजरली पैराग्राफ फॉर्म ही यूज किया पीएसआर के आंसर लिखते समय में, या आपने पॉइंट वाइज फॉर्म भी इसमें यूज किया है, और क्या आप डायग्राम बनाते थे पीएसआर में जब आप आंसर लिखते थे? सर डायग्राम्स में उतना प्रेफर नहीं करती थी, बट पीएसआईआर में मैंने पैराग्राफ और पॉइंट्स दोनों को यूज किया था। मोस्टली पैराग्राफ ओरिएंटेड था, बट कई जगह कुछ क्वेश्चंस वैसे थे जहाँ पे वो 2-3 पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड हो जाते हैं, तो वहाँ मैं पॉइंट्स भी यूज कर लेती थी। जहाँ पे फैक्ट्स वाली चीजें हो जाती हैं थोड़ी, वहाँ मैं पॉइंट्स डाल देती थी। तो इट वाज अ मिक्स ऑफ बोथ, पैराग्राफ वाले भी और पॉइंटर्स भी यूज करती थी मैं उसमें। अच्छा, और इसके इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन इस पार्ट के लिए आपने कोई स्पेशल एफर्ट्स लिए थे? सर इंट्रोडक्शन के लिए ही जैसे जो थिंकर्स हैं उनके नाम या उनकी बुक्स मैं ट्राई करती थी कि मुझे याद रहे, तो उनको मैंने लिख 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 कर शॉर्ट में रखा हुआ था कि उसे बार बार देख लूं मैं और वो मुझे याद हो जाए। कंक्लूजन यूजुअली मेरा क्वेश्चन जो मैंने पूरा ओवरऑल लिखा है तो मैं एक्चुअली कंक्लूजन में भी वही डालती थी जो मैंने कंक्लूड कर दिया कि ये आंसर था मेरा और यही मेरा कंक्लूजन है, तो वो वैसा होता था। इंट्रोडक्शन में मैं थिंकर्स को और जो भी उनकी बुक्स हैं और उनके कोट्स हैं वो मैं डाल देती थी। अच्छा, चलिए अब हम थोड़ा सा मेंस में जीएस की तरफ में शिफ्ट होते हैं। और जीएस में आपने जीएस 1 2 3 4 का प्रिपरेशन जो भी किया, तो उसमें क्या आपने नोट्स बनाए या आपने बुक से ही पढ़ करके उसी को अंडरलाइन वगैरह किया, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट शीट या फैक्ट बुक वगैरह बनाने की आपने कोई कोशिश की? सर जो जीएस में स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं जैसे हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम है, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, या इकोनॉमिक्स वगैरह के लिए, तो वो जो स्टैंडर्ड बुक्स है मैंने उन्हीं को पढ़ा था और उसमें मैंने हाईलाइट किया था जो डिफरेंट कलर्स से, जैसे जो फैक्ट्स वाले हैं उनको मैंने पिंक से कर लिया, जो प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनको ग्रीन से कर लिया, तो ऐसे मैंने डिफरेंट वे में उससे हाईलाइट करके रखा था। मैं नोट्स उतना नहीं बना पाती थी, उतनी इफिशिएंसी नहीं थी मुझमें, तो मैं बुक को ही प्रॉपरली यूटिलाइज करने की कोशिश करती थी कि उसी में मैं हाईलाइट कर लूँ डिफरेंट टाइप से, कुछ डिफरेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड चीज मिली तो वहाँ पे ऐड कर लिया, तो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स में ही सारा ऐड करके किया था। अच्छा, तो जैसे GS2 GS3, इनमें हमको बहुत सारी फैक्ट्स होती हैं, तो वो जो करंट अफेयर्स में जो भी आती हैं, तो इनके लिए आपने कोई एक फैक्ट बुक वगैरह बनाई थी, या मतलब आपने सर वो? मेरे सर मैं मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स यूज करती थी, तो उसमें वो लोग फैक्ट्स और डिटेल्स में एनालिसिस सब देते हैं, तो मैं वहीं पे उनको मार्क कर लेती थी और जो चीजें मुझे लगता था कि वहाँ कवर्ड नहीं है तो मैं उसको उसी मैगजीन में कहीं ऊपर स्पेस देख कर लिख लेती थी, तो वो मेरा उस मैगजीन में, एक मैगजीन में वो मंथ का कवर हो जाता था, फैक्ट भी और बाकी एनालिसिस भी। दैट्स रियली ग्रेट। इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली मेंस का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए उसके इंसाइट मिले होंगे। चलिए मुड़ते हैं अब नेक्स्ट पड़ाव पर, जो कि है इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन किया था, और किस तरीके से रिसोर्सेज को, और खास करके अनअकैडमी के रिसोर्सेज को आपने यूज किया था?
सर इंटरव्यू के लिए मैंने मॉक इंटरव्यूज काफी देखे थे पहले टॉपर्स के, तो वो उसके लिए अनअकैडमी ही मैंने यूज किया था। और सिमिलरली अनअकैडमी का एक कैमोमाइल टी विद टॉपर्स के वीडियोस यूट्यूब पे काफी अवेलेबल हैं, जिनमें उन अनअकैडमी ने काफी डिटेल्ड वे में उनकी स्ट्रेटेजी दी हुई है। तो वहां पे मैं पर्टिकुलरली उस इंटरव्यू पार्ट में जाकर देखती थी कि एग्जैक्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है। उसके बाद फिर जो स्ट्रेटेजीज मैंने देखी उस हिसाब से मैंने फिर अपने डेफ को काफी अच्छे से प्रिपेयर किया। जैसे सब कहते हैं कि डेफ का आपको एक एक वर्ड पता होना चाहिए, तो मैंने इंटरव्यू के टाइम पे नोट्स बनाए अपने डेफ को लेकर कि जो भी चीजें उसमें हैं वो मुझे एग्जैक्टली पता होनी चाहिए, उससे रिलेटेड चीजें पता होनी चाहिए। प्लस मैंने ऑप्शनल को इंटरव्यू के टाइम पे एक बार अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि मैंने सुना था कि मनोज सोनी सर चेयरपर्सन हैं और वो पीएसआई पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट हैं। तो आई वाज गेसिंग कि अगर मुझे उनका बोर्ड मिल गया तो आई मे फेस समथिंग। तो मैंने ऑप्शनल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया और था। आपका बोर्ड कौन सा निकला? सर मनोज सोनी सर का ही था। बट ही डिडंट आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस। दूसरे मेंबर्स ने पूछा, उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा था। तो मैंने इसलिए ऑप्शनल को अच्छे से प्रिपेयर किया था। और उसके अलावा करंट अफेयर्स, तो उसके लिए मैं करंट अफेयर्स पढ़ती थी डेली, जो करंट अफेयर्स आते थे। ऑल्दो उतने रेगुलरली इंटरव्यू के टाइम पे नहीं हुए थे, मैं न्यूज़पेपर को बहुत डिलीजेंटली फॉलो किया। मैंने 2 न्यूज़पेपर्स पढ़े मैंने इंटरव्यू के टाइम पे उस विद इन 1.5 month। तो कौन से 2 न्यूज़पेपर? सर द हिंदू था और द इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों को पढ़ा था मैंने। अच्छा, दैट्स रियली रियली ग्रेट। शिवानी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब आपका पहले 2 अटेम्प्ट में, अब हम थोड़ा सा बिकॉज प्रिपरेशन रिलेटेड बात अपनी हो गई, तो अब हम थोड़ा सा मोटिवेशनल बातों पर चलते हैं जो आपको मोटिवेटेड रखती हैं इस प्रिपरेशन के लिए। तो जब आपका पहले 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ और उसमें भी जब एक सीरियस एस्पिरेंट होने के बाद में प्रीलिम्स में ही नहीं हुआ, तो व्हाट केप्ट यू गोइंग ऑन? मतलब आप क्या सोचते थे, किस तरीके से आप आगे बढ़ने की कोशिश करते थे और अपने आप को ऐसे सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रखते थे कि आप आज इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि आपने रैंक 122 अचीव कर लिया? सर सेल्फ मोटिवेशन तो इस जर्नी में बहुत इम्पोर्टेंट है। बट जब मेरा दूसरा भी प्रीलिम्स नहीं हुआ तो उसके बाद आई वाज लाइक आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट अगेन, मैं थक गई हूँ। तो उस टाइम पे मेरी फैमिली मेरे रेस्क्यू पे आई। उन्होंने कहा कि इतने कम मार्क्स से छूटा है तो यू कांट लीव इट एज सच, कि तुम्हारा होने वाला है, तुम करो। सो दे वर कंटिन्यूअसली पुशिंग मी फॉर 1 or 2 months। आई वाज वेरी स्लो at that point of time. My cousin sister was there, she pushed me a lot. उन्होंने डेली मुझसे कॉल पे बात की और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आज कितना पढ़ा, आज कितना पढ़ा। अराउंड दिसंबर मेरा फिर फ्लो बना एंड देन आई केप्ट माई सेल्फ मोटिवेटेड कि नहीं, इस बार करके देखते हैं, इस बार हो जाना चाहिए। सो आई उस डेली बेसिस पे एक्चुअली कई बार हम बहुत डिमोटिवेटेड फील करते हैं। कई बार लगता है कि जितना हम एफर्ट डाल रहे हैं उतना नहीं आउटपुट निकल रहा है। कई बार प्रोडक्टिविटी बहुत लो होती है, एक एक हफ्ते तक लगता है कि उतना कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बट कंसिस्टेंटली करने में ही हो पाएगा। हार्ड वर्क तो है और उसके साथ कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंटिन्यूअसली लगे रहें इसमें, तभी हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ऐसे दोस्त और फैमिली मेंबर्स अगर हो तो डेफिनेटली जहां पर कभी अगर अपना कोई बैड डे चल रहा होता तो अपने गुड डे में कन्वर्ट करने का काम वो बहुत अच्छे से करें। यस सर। बिल्कुल। एक सवाल जो है मुझे बहुत बच्चों से मिलता है वो है कि जब हम लोग कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं तो उसको पहली बार पढ़ने के बाद में हम उसको भूल जाते हैं, और उसके बाद में हम जैसे जैसे आगे जाते हैं हमको लगता है हम पीछे का भूल रहे हैं, और दूसरा सब्जेक्ट लेने पर वो पहला वाला सब्जेक्ट ही हम लोग भूल गए हैं। क्या आपने भी कभी ऐसा फेस किया? सर ये बहुत ही कॉमन इशू है, क्योंकि जब भी मैं एक्चुअली सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर करती थी कि मैं टाइम फिक्स कर लेती थी कि 7 to 8 days में पॉलिटी खत्म करूंगी। 10 days एक्चुअली, पॉलिटी थोड़ी एक्सटेंसिव थी तो 10-12 days में पॉलिटी, 8 to 10 days में हिस्ट्री। तो ऐसे करके मैं फिक्स कर लेती थी। अराउंड 1.5 month 2 month का मेरा एक शेड्यूल बनता था। तो जब एंड ऑफ 2 month आता था तो मुझे लगता था वो जो पहले मैंने पढ़ा है वो सारा अब तो मैं भूल चुकी हूँ। फिर वो साइकिल रिपीट होती थी। तो जब ये साइकिल ऐसे रिपीट होती है तो ऑलमोस्ट प्रीलिम्स से पहले 3 से 4 बार हो जाएगी और फिर
एट द एंड आपको पता लग जाएगा कि आपको चीजें रिटेन हो रही हैं। फर्स्ट टाइम में आप अगर 80% भूल रहे हैं, 20% याद है, तो सेकेंड टाइम में आपको वो 60% तक याद रहेगा। थर्ड टाइम में वही चीज आपको फिर 80-90% याद रहेगी। तो ऐसे वो रिटेंशन बढ़ता जाता है। बस रिवीजन करते जाना है, कंटिन्यूअसली रिवाइज करते जाना है, तो फाइनली वो चीजें बहुत अच्छे से रिटेन हो जाती हैं। मतलब प्रॉब्लम हर कोई सेम ही फेस कर रहा है, द विनर हैज वन डिफरेंस, दैट इज कंसिस्टेंसी। सर आई बिलीव सो कि कंटिन्यूअसली करना है, आराम से समझ के सब पढ़ते जाना है, तो वो फिर इम्पॉसिबल नहीं है, फिर हो जाएगा। एक और मुद्दा जो नए स्टूडेंट्स एज वेल एज पुराने स्टूडेंट्स सबको बहुत ही सताता है, वो है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स जी को आपका प्रिपेयर करने का क्या तरीका हुआ करता था, और स्पेसिफिकली बच्चे पूछते हैं कि एग्जैक्टली आप कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करते थे और कितने घंटे पढ़ते थे? सर, मैं इन जनरल द हिंदू ही पढ़ती थी। सिर्फ इंटरव्यू के टाइम पे मैंने द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना शुरू किया था। तो द हिंदू में पढ़ती थी, और वो आर्टिकल्स पे डिपेंड कर जाता है कि कितने ज्यादा यूजफुल आर्टिकल्स आए हुए हैं, स्पेशली एडिटोरियल में। तो उस हिसाब से टाइम मेरा वेरी करता था। तो अराउंड 2 आवर्स मुझे लग जाते थे न्यूज़पेपर में। मैं बहुत ज्यादा स्लो पढ़ती थी न्यूज़पेपर, तो वो मेरा थोड़ा वीक पॉइंट था, बट फिर भी मैं करती थी क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो न्यूज़पेपर डेली करना है। उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए मैं डेली जो करंट अफेयर्स कई वेबसाइट अपलोड करती है, तो मैं किसी एक को फॉलो किया करती थी। तो उसके डेली करंट अफेयर्स, और फिर एक मंथली मैगजीन करंट अफेयर्स की, वो मैं पढ़ती थी। अच्छा, और इनके आप कहीं पर भी नोट्स बनाते थे? नहीं सर, वो मेरी हाँ। मैगजीन जो होती थी वो फाइनल होती थी, उसी में जो डेली पढ़ा मैंने, तो अगर उसमें कुछ डिफरेंट मिला वो मैं लिख लेती थी। और न्यूज़पेपर वाली चीजें जो थी उनके मैंने बहुत ज्यादा नोट्स प्रिपेयर नहीं किए, क्योंकि वो एक्चुअली करंट अफेयर्स वाली जो वेबसाइट्स होती है उन पे वो चीजें समराइज्ड वे में आ जाती हैं। तो उसमें बस एडिटोरियल्स में अगर कुछ डिफरेंट मिल गया या मेरे ऑप्शनल से रिलेटेड कुछ मिल गया, तो मैं उन्हें नोट डाउन कर लिया करती थी। एक जनरल ईयरली प्लान आपका कैसे, आप ऐसे प्लानिंग तो यूजुअली करते ही होंगे, तो एक ईयर का प्लान आप कैसे करते थे कि कौन से समय से कौन से समय तक आप मेंस की पढ़ाई और ऑप्शनल की पढ़ाई, और कौन से समय से आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई पर शिफ्ट होते थे? ऐसा कुछ आपका एक जनरल प्लान था ईयर? सर, थर्ड अटेम्प्ट के टाइम का अगर मैं बताऊं तो अक्टूबर नवंबर मेरा मतलब बहुत स्लो गया था। एज सच मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था उसमें। दिसंबर से मेरी पढ़ाई एक्चुअली शुरू हुई। तो मैंने मेंस शुरू किया था, जो ऑप्शनल से मैंने शुरुआत की उसकी, कि ऑप्शनल मैं रिवाइज करूं। उसके बाद फिर जीएस की चीजें मैंने पढ़नी शुरू की। जनवरी फरवरी बाई फरवरी एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम फॉर प्रीलिम्स। तो वो मेरा प्रीलिम्स और मेंस वाली दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चल रही थी मार्च, मिड मार्च तक। देन आफ्टर क्योंकि मेरा प्रीलिम्स ही मेन हर्डल हो रहा था, तो मैंने सोचा कि अब प्रीलिम्स पे फोकस करते हैं। तो उसके बाद मैंने फुल फ्लेजेड प्रीलिम्स की प्रिपरेशन शुरू की। मार्च अप्रैल मई के मिड में हमें पता लग गया कि पोस्टपोन्ड हो गए हैं एग्जाम्स। और अच्छा। तो तो फिर मैंने वापस, फिर उस फेज में मैंने वापस से प्रीलिम्स प्लस मेंस वाली चीज शुरू की थी, जो मई जून जुलाई मेरा चला। फिर जुलाई ऑनवर्ड्स अगस्त सितंबर मेरा फिर कंप्लीटली प्रीलिम्स पे फोकस था। अक्टूबर में फिर प्रीलिम्स हुआ था। तो इस तरह से वो प्रीलिम्स मेंस कंबाइंड ही चल रहा था एक तरह से। अच्छा, एक और सवाल जो हर एक स्टूडेंट को खा रहा है, वो है कि आंसर राइटिंग कितना इम्पोर्टेंट है, और अगर आंसर राइटिंग इम्पोर्टेंट है तो उसकी शुरुआत कैसे करें? सर, आंसर राइटिंग तो आई गेस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पहले से करके नहीं जाएंगे तो मेंस के टाइम पे जो जितना प्रेशर होता है 3 घंटे में 20 क्वेश्चन करने का, तो उस सिचुएशन में फिर कुछ समझ नहीं आएगा इजीली कि क्या लिखना है। तो इसलिए आंसर राइटिंग पहले से करनी चाहिए। आप जब चाहे वो शुरू कर सकते हैं। मैं तो मुझे लगता है कि आप प्रिपरेशन की जब शुरुआत करें तो आप आंसर राइटिंग थोड़ी थोड़ी शुरू कर दें, एक आंसर दो आंसर डेली शुरू कर दें। उसके बाद मॉक टेस्ट इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता कि आपको कैसे क्वेश्चन फ्रेम करना है या आप क्या लिखेंगे डेली बेसिस पे। तो आप कोई भी एक मॉक टेस्ट ले लें, परचेज कर लें, अवेलेबल होती हैं। तो उसके बाद आप दर्शकों उन्हें को बता लिखें। देना चाहता हूँ कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में आपको हमारे मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। हम लोग
ऑलमोस्ट एवरी संडे सारे मॉक कंडक्ट करते हैं। आंसर राइटिंग के मॉक भी चलते हैं और प्रीलिम्स के मॉक भी हमारे यहाँ पर चलते हैं। प्लीज शिवानी कंटिन्यू। यस सर। तो मॉक टेस्ट में ये हो जाता है कि आपको विद इन 3 आवर्स वो चीजें कंप्लीट करनी होती है। तो वो मन तो बिल्कुल नहीं करता करने का, क्योंकि 3 घंटे आपको कंटिन्यूअसली बैठ कर लिखना प्रिपरेशन की शुरुआत में, तो वो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं पता क्या ही लिखे। बट आप शुरू करेंगे, कुछ भी जो भी चीजें समझ आ रही है वो लिखेंगे, तभी आपको धीरे धीरे उसकी हैबिट पड़ेगी। तो वो हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। शुरू में पेपर कंप्लीट नहीं होगा, मेरा भी नहीं होता था, मेरा एंड तक भी कंप्लीट नहीं होता था पेपर। तो उसको कंटिन्यू करना है और धीरे धीरे करके वो बाय द टाइम आपका मेंस पहुंचेगा, तब तक आप 3 आवर्स में मोस्ट प्रोबेबली आपकी स्पीड के हिसाब से आप 19-20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लायक हो जाएंगे। प्लस आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आंसर राइटिंग से कि आपको एग्जैक्टली क्या लिखना है। आपको पता चलेगा कि प्रिसाइजली आपका क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है और आपको उसको किस तरह से फ्रेम करना है। आप अगर कोई डायग्राम डालना चाहते हैं तो आपको वो भी पता लगेगा कि आप कितने एफिशिएंट है डालने में। जैसे मुझे जब मैंने आंसर राइटिंग की थी तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बहुत ज्यादा डायग्राम्स बनाती हूँ तो मेरे आंसर छूट जाते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि जिन क्वेश्चन में बन पाएगा, तो वैसे मैं 5 से 7 क्वेश्चन रखती थी कि इनमें मैं डायग्राम बना लूंगी और बाकी को फिर मैं पॉइंटर्स की फॉर्म में लिख दूंगी, क्योंकि उससे ज्यादा बनाने पे फिर मेरा छूटने लगता था आंसर। तो वो आपको अपनी एफिशिएंसी, अपनी खुद की कैपेसिटी पता लगेगी कि आप कितने अच्छे से कितने आंसर सही से लिख पा रहे हैं, कितने टाइम तक आप काम है, कितने टाइम के बाद आप नर्वस हो रहे हैं। तो आंसर राइटिंग आप शुरू से करिए, मैं यही बोलूंगी कि उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी फिर आपको मेंस के टाइम पे। शिवानी, बस आखिरी के 2-3 सवाल हैं हमारे, जिसमें से एक सवाल ये है कि आपको क्या लगता है यूपीएससी के प्रिपरेशन में कोचिंग का कोई रोल है, और अगर वो रोल है तो वो कितना इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली आपके केस में? सर मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे कोचिंग ली थी, बट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट मैंने खुद ही प्रिपेयर किया था। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब मैं कोचिंग लेती थी तब मैं उतना अच्छे से पढ़ नहीं पाती थी घर आके, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाती थी, या फिर मेरी में थोड़ी रेकलेसनेस भी थी कि ठीक है वहां से आ गया है, बने बनाए नोट्स है तो उसे देख लेंगे। बट जब सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में मैंने खुद प्रिपेयर किया तो फिर मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि मुझे ये चीजें कर लेनी है, अपनी खुद से करनी है, कहीं से मुझे कोई लाकर देगा नहीं। तो अगर हम ये बात करें कि कोचिंग का कितना रोल है, तो मुझे लगता है कि जिन्हें ये इशू हो कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं पता है, स्टिल वो देना चाहते हैं इस एग्जाम को, तो वो कोचिंग के लिए जा सकते हैं बिल्कुल। जैसे काफी कोर्सेज स्पेशली अब तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लोगों को बाहर दूसरे शहरों में जाने की भी जरूरत नहीं है। तो आप एक कोचिंग ले सकते हैं बेसिक फाउंडेशन के लिए, एक नॉलेज के लिए, एक अप्रोच के लिए कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। कई बार डायरेक्टली शुरू करने पर नहीं पता लगता कि कैसे जाएं, कि कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। बट एट द सेम टाइम आजकल इंटरनेट पे इतनी ज्यादा गाइडेंस और चीजें अवेलेबल हैं कि अगर आप एक रैशनल वे में देखें, क्योंकि आपको इन जनरल हर चीज को नहीं देखना है, आपको समझ के ही देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें अवेलेबल हैं। तो आप समझ के सोच के देखें और यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से जाएं, तो आप सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं। और काफी बच्चे अब सेल्फ प्रिपेयर करके क्लियर कर रहे हैं इस एग्जाम को। मेरा ऐसा तो मानना है कि एटलीस्ट आपके इनिशियल जो फॉर्मेटिव ईयर्स है उसमें कोचिंग जो है वो आपको एक पाथ बना करके दे देती है कि भाई तुमको ये करना है, और उसमें आप जो है वो अपने अगले ईयर्स में सेल्फ स्टडी के मदद से आप जो है वो अपने उस पर कैसल जो है वो आप अपना काफी आसानी से बिल्ड कर सकते हो। तो कंप्लीटली ये कहना कि सब कुछ सिर्फ एक बार मैंने कोचिंग लगा दी तो मेरा सब कुछ हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। और कभी कभी सेल्फ स्टडी में आप थोड़ा सा, क्योंकि देखते देखते अब आपको कोई गाइड करने के लिए होता नहीं, तो आप इधर चले जाते हो उधर चले जाते हो, तो एक दोनों चीजों का एक सटीक मिश्रण जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पर आपकी क्या राय है? सर मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। ये बहुत सही बात है कि कई बार हमें जब हम शुरू करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि क्या करना है एग्जैक्टली, तो वहाँ पे कोचिंग काफी अच्छा रोल प्ले करती है। बट जिन स्टूडेंट्स को पता है, जो जैसे उनकी फैमिली से कोई है ऑलरेडी, या फिर जो बहुत ज्यादा अवेयर है इन चीजों को लेकर, नेट पर उनको पता है एग्जैक्टली प्रिसाइजली क्या चीज देखनी है, तो वो सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। तो मेरा भी मानना वही है कि डिपेंड्स ऑन, वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, ये हो जाता है। अब इसी में एक हमारा आखिरी सवाल जो है वो यही है कि आजकल इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा गाइडेंस अवेलेबल है, बहुत सारे टॉपर्स हैं और बहुत सारे
यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के इन सब वीडियोस पर भर भर करके इनकी इंफॉर्मेशन भरी हुई है। तो इस इंफॉर्मेशन के जो समुद्र है उसमें से कैसे सही इंफॉर्मेशन निकाली जाए और कैसे पिन पॉइंट किया जाए कि यही सही रहेगा और यही गलत है। सर इसमें मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रोल यूपीएससी का सिलेबस ही अदा करता है कि वो आपको प्रिसाइजली बताता है कि आपको ये चीज पढ़ के आनी है, हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको इन इन टॉपिक्स पे पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो आप जब अपना सिलेबस अपने हाथ में रखेंगे, आपके पास उसके प्रिंट आउट्स होंगे, तो आप देख पाएंगे कि एग्जैक्टली आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या चीजें आपकी जरूरत की नहीं है। करंट अफेयर्स वगैरह वाली चीजों में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यूपीएससी यूजुअली पूछता है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक बार आपको प्रीलिम्स के भी, मेंस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर देखने चाहिए। तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट हेल्प करते हैं उसमें। तो ये जो सिलेबस है यही आपका गाइड है इस समुद्र में कि आप कैसे नेविगेट करें और अपना रास्ता तय करें उसमें। बिल्कुल शिवानी, कुछ एक 4 से 5 मुद्दे आप 3 साल पुरानी शिवानी को देना चाहेंगे कि अगर वो फॉलो करती तो शायद उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाता, और ऐसे ही ये मुद्दे हमारे यंग जो एस्पिरेंट्स हैं उनके जरूर काम आएंगे। यस सर। तो पहला तो ये रहता मेरा कि नर्वस मत हो, बिकॉज एंड पीरियड में मैं ऑलमोस्ट प्रीलिम से 2 महीने पहले बहुत ज्यादा पैनिक थी, और वो सिचुएशन मेरी ऐसी हो गई थी कि वो प्रीलिम्स में रिफ्लेक्ट हुई। तो पैनिक जो होता है वो एक ऑब्वियस सी बात है कि जब आप पहली बार लिखने जा रहे हैं तो आपके मन में स्केप्टिसिज्म रहती है, आपको डाउट्स रहते हैं कि कैसा मैं परफॉर्म करूंगी, बट वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए कि आपके ऊपर हावी हो जाए। तो आप एक स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए अपनी फैमिली का सपोर्ट लीजिए, खुद को मोटिवेट करिए कि नहीं ये होने वाली चीज है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। every year some of the aspirants get selected, so you will also be able to make it. Secondly मैं कहूंगी मॉक्स, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने उतना ज्यादा नहीं अटेम्प्ट किए थे मॉक्स जितने होने चाहिए, अराउंड मैंने 10 to 15 ही किए थे, तो वो बहुत ज्यादा कम थे। बट इन माय थर्ड अटेम्प्ट इट रियली हेल्प, सो आई वुड से कि मॉक्स जरूर दो। तो ये दो मेरे मेजर रहेंगे एडवाइस पुरानी वाली शिवानी को। चलिए शिवानी, इट वाज वेरी नाइस इंटरैक्टिंग विद यू। आपको अपने सारे फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी जल्दी ही सर्विस की अलॉटमेंट भी हो जाएगी। आई एम होपिंग अगर आईएएस आपको मिल जाए तो बहुत बेस्ट, आईएफएस मिल जाए तो और भी बेस्ट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आपको जो आपकी पसंदीदा सर्विस है वो आपको मिल जाए। थैंक यू Yes सो sir, मच thank फॉर you so ज्वाइनिंग। much. Thank you so much for joining on Unacademy and also being part of Unacademy's success. Thank you so much. Thank you sir, thank you very much. Yes. तो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी के अलग अलग सब्सक्रिप्शन अभी चल रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग 2023 या 2024 का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप लोग नीचे दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करके अपने आप को एनरोल कर सकते हो, और अगर उसमें आपको डिस्काउंट चाहिए तो ARVINDA अरविंदा कोड यूज करके आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। Thank you so much for joining on Unacademy and let's crack it. Thank you, Shivani. Bye. Unacademy. Let's crack it.